आपको शुरू करें कार्तिक जी? जी सर। जी जी, गुड इवनिंग। टुडे we will take a very important topic of 10th class, that is heredity and evolution. सभी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनका सभी का स्वागत है। ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज, इस टॉपिक के पढ़ने की क्या महत्वता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें कई बार पेरेंट्स से मिलती है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती रहती है। तो इन ट्रांसमिशन, जो ये बीमारियां एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, आज तो हमें पता है, लेकिन पहले हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो इस वजह से एक ब्रांच जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, उसकी फाउंडेशन जो है वो स्थापित की गई और उस फाउंडेशन में हम हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। तो जो टॉपिक आपका 10th क्लास में है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी की बात आती है तो पहली बात आती है कि हाउ वी डिफाइन द हेरिडिटी। अगर हम इसको एक लाइन में अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ट्रांसमिशन of genetic characters from one generation to the other generation, other generation। इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब दूसरी टर्म हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं वो है वेरिएशन। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिग्री बाय विच progeny differs from the parents। वेरिएशन होता है कि एक प्रोजेनी, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से या आपस में कैसे डिफरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस। और जेनेटिक्स क्या हुआ? जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जिस फील्ड के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब वेरिएशंस क्या है? ये दोनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं, कौन कौन सी? हेरिडिटी और वेरिएशंस, तो हम इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द अनदर। आप अपने माता पिता के साथ रिजेंबल करते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? आपके आई का कलर, आपके स्किन का कलर आपके माता पिता के स्किन के और आई के कलर के साथ रिजेंबल करता है। ये क्या हुआ? एक कैरेक्टर्स है, ट्रांसमिशन ऑफ क्या है? जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। ये जेनेटिक कैरेक्टर हैं
ये क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, एक जनरेशन से कहां जा रहे हैं, दूसरी जनरेशन के अंदर जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हेरिडिटी। अभी ट्रांसमिशन कैसे होती है, थ्रू द रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते हैं, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपनी तरह के एक अलग प्रकार, अन्य प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पैदा करने को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहते हैं, एक को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं और एक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बच्चा या प्रोजेनी आगे होगी, दैट इज द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होने वाले बच्चों, पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है, व्हाट इज क्लोन, द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, उसमें वेरिएशंस नहीं आती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, दे प्रोड्यूस द गैमीट, और गैमीट क्या होते हैं, गैमीट स्पर्म और ओवा को कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है ओवा प्रोड्यूस करेगी। स्पर्म और ओवम आपस में जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट फॉर्मेशन। और जो नया ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप होगा जाइगोट से, वो क्या होता है, दे लीड टू द वेरिएशंस, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, कुछ गुण अपने माता के आते हैं, कुछ गुण जो पिताजी फादर के आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, देयर इज ब्लेंडिंग ऑफ दीज कैरेक्टर्स। तो अब जो वेरिएशंस आती हैं, दे आर द फाउंटेन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशंस का अगर हमें इसको डिफाइन करना है, हाउ वी डिफाइन द एवोल्यूशन, इसी को भी हम, इस टर्म को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एवोल्यूशन में क्या होता है, ऑर्डरली चेंज होते हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा फॉर्म जो है वो आती है। अगर हम एवोल्यूशन को एक लाइन में अगर हमें डिफाइन करना हो, तो हम कैसे कहेंगे, डिसेंड्स विद द मॉडिफिकेशन। आज जो हम पैदा हुए हैं, या बच्चे जो हैं विद द मॉडिफिकेशन, आज हम जो पैदा हुए हैं, वी आर बोर्न विद डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशंस इन द अर्लियर टाइम पीरियड। जितने टाइम 100 साल पहले हम कुछ और थे, और 100 साल के बाद हम, हमारी जो फिजियोलॉजी है या जेनेटिक मेकअप है, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है वो आती रहती हैं, और इन वेरिएशन से क्या होता है, हम एवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एवोल्यूशन को, डिसेंड्स विद मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। अब ये सारी फील्ड जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ये आप 10th में आप बेसिक लेवल पे जानेंगे, फिर इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पूरा हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर इससे रिलेटेड जो है आपको +2 में मिलेंगे। फिर आपको यही चैप्टर जो है आपको बीएससी में भी मिलने वाले हैं, और बीएससी के बाद यही चैप्टर आपको एमएससी में, और एमएससी के बाद इवन पीएचडी में भी यही चैप्टर जो है चलते हैं। तो फाउंडेशन जो है ये आप अभी पढ़ेंगे कि ये ब्रांच क्या चीज है, इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी, हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को हम यूज करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज हमें आगे जो टर्मिनोलॉजी है उसका अगर नहीं पता होगा, तो हेरिडिटी और ये जेनेटिक मेकअप और ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनके बारे में हम विस्तार से नहीं समझ पाएंगे। तो आज इसको समझना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज तो बेटा हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं, भी स्पर्म होते हैं और ओवा होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट और ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं। लेकिन आज से 200, 300, 400 साल पहले हमें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होते थे। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस देते थे, जैसे कि 2 ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे होते हैं, उनकी बॉडी से वेपर्स निकलते हैं, उन वेपर से ऑर्गेनिज्म जो है पैदा होता है। तो आप ये सोचिए, आज हमें कितना हास्यास्पद लगता है, कि कितनी हंसी आती है कि ऐसा कभी हो सकता है। इससे पहले भी हमें कई बार ये लगता है, साइंटिस्ट ने और थ्योरी दी कि ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज है, या ब्लड के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म के ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होता है। लेकिन आज तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स।
पर 1822 के आसपास जब ग्रिगोर जॉन मेंडल का बर्थ हुआ, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है स्टडी की और उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स जो है वो दिए। और इन कंसेप्ट को देने के बाद, उन लॉज को देने के बाद, हम उनके कंट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए हम जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो आप इसको आप लिख सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनके कंट्रीब्यूशंस के द्वारा इन्होंने कहा कि देयर आर सम फैक्टर्स, और फैक्टर्स बाद में हमें पता है कि फैक्टर्स आर नाउ दे आर कॉल्ड एज जीन्स। उन्होंने कहा कि देयर आर द सम फैक्टर व्हिच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। और ये कैसे किया, इसके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक से समझेंगे कि कैसे इन्होंने जेनेटिक्स की जो फाउंडेशन है उसको ले डाउन किया, कैसे इन्होंने एक नई ब्रांच ऑफ साइंस को जो है वो स्थापित किया। उसके बारे में हम अभी समझेंगे कि कैसे जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अदर चीजें क्या होती हैं, इसके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक से समझेंगे। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में। सॉरी आई रब इट। तो ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप एमएससी में चले जाएं, प्लस 2 में चले जाएं, या नीट के एग्जामिनेशन में आपने अपीयर होना है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आप यकीन मानिए 4-5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो केवल साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन और उन्होंने जो काम किया था उसके ऊपर जो है वो ये प्रश्न आते हैं। आप नीट के एग्जामिनेशन जब आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मेंडल ने क्या किया, ही सिलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया फॉर द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स। ठीक है, और इसमें रीजन क्या था कि व्हाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट ओनली। अब आप देखेंगे व्हाट आर द रीजंस। ये प्रश्न आपके 10th के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रीजंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब पी प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको गार्डन पी भी बोलते हैं, गार्डन पी, या इसका दूसरा नाम गार्डन एडिबल पी भी होता है, एडिबल पी भी कहते हैं हम इसको। और इसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज पाइसियम सैटिवम। ये है पाइसियम सैटिवम, पी प्लांट बोलते हैं हम। मेंडल ने जेनेटिक्स को समझने के लिए पी प्लांट को जो है वो उसने सिलेक्ट किया एज ए एक्सपेरिमेंट मॉडल। अब पाइसियम सैटिवम को उसने सिलेक्ट किया, तो क्यों सिलेक्ट किया अब आप समझेंगे। नंबर 1, पाइसियम सैटिवम, द पी प्लांट इज easy to grow, easy to grow। इसको आसानी से गमलों में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, pea plants completes its lifespan in very short time। बड़े इजीली
हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। अपनी ये लाइफ स्पैन जो है वो बहुत जल्दी जो है मींस शॉर्ट लाइफ स्पैन जो है पी प्लांट का रहता है। आगे पी प्लांट है, इट हैज contrasting कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ऊपर जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको इजीली पहचाना जा सकता है। जैसे फ्लावर का कलर क्या है, पॉड का कलर क्या है, सीड का कलर क्या है, उनको हम इजीली जो है उसको हम ये कर सकते हैं पी प्लांट में। तो ये कुछ एक रीजन थे कि जिसमें उन्होंने पी प्लांट को जो है वो चूज किया, क्योंकि इसको ग्रो करना बड़ा आसान था। बहुत सारी लाइफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां लिख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल या सीड्स जिसको बोले, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सिंगल सीजन। अब अगर आदमी के लाइफ क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल ने आदमी के ऊपर क्यों काम किया, उसने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? तो यू सी आदमी का लाइफ स्पैन लगभग 60 से 70 साल रहता है। अगर वो इस तरह से एक आदमी के लाइफ स्पैन को पढ़ने की कोशिश करता तो उसकी अपनी लाइफ स्पैन भी उतनी ही थी, वो इतना ज्यादा अगली जनरेशन के बारे में नहीं बता सकता था। इसलिए उसने क्या किया, पी प्लांट लिया। और उस पी प्लांट को क्यों लिया, इजीली ग्रो कर सकते हैं हम इसको अपने गमलों में जल्दी उगा सकते हैं। और दूसरा इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, लार्ज नंबर ऑफ सीड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। उसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर अगली जनरेशन में आएगा, कौन सा चीज जो है ऐसा है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में आ रही है, तो उसको भी इजीली स्टडी किया जा सकता है। कौन से ऐसे गुण हैं जिनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने में स्टडी किया जा सकता है, ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं उनको भी इजीली स्टडी किया जा सकता था। और एक और महत्वपूर्ण बात थी कि इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन, ये जो पी प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, लेकिन इसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी की जा सकती है। अब आप समझेंगे सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है कि एक प्योर ट्रू लाइन जो है, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बोलते हैं ना कि एक खानदान के आदमी इकट्ठे हो गए, तो एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्योंकि जब दो इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल आपस में क्रॉस करते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पी प्लांट के अंदर वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। कैसे? अगर हम इमेस्कुलेशन टेक्निक की वजह से एंथर को अगर हम हटा दें और दूसरे प्लांट के एंथर को, परागकण को अगर पाइसियम सेटिबम और जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अब उनके पोलन ग्रेन को शेड कर दें, तो क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म के क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कह देते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा बेटा, वैसे होता तो इसमें क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को हटा करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। कैसे? थ्रू द इमेस्कुलेशन टेक्निक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनमें हम कौन से गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे मान लो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, क्लियरली डिफाइंड कैरेक्टर। अगर आदमी लंबा है और दूसरा आदमी छोटा है, मान लीजिए मेल लंबा है, फीमेल जो है छोटी है, तो आप उनको दूर से देख के पहचान सकते हैं। तो पी प्लांट के अंदर ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे जिनको इजीली स्टडी किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनको उसने स्टडी किया। कि ये जैसे हम बात करते हैं सीड के शेप की, तो राउंड या रिंकल्ड सीड आ गया। अगर हम बात करते हैं सीड के कोट की, येलो और ग्रीन कलर के आ गए। अगर हम फ्लावर की बात करें तो वायलेट और व्हाइट कलर के फ्लावर्स के वहां बात आ जाते हैं। अगर हम स्टेम की हाइट की बात करें तो टॉल लंबा प्लांट और छोटे प्लांट की बात आ जाती है।
और इसी तरह अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की पॉड शेप की बात करें तो कई बार इन्फ्लेटेड है, कई बार कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और इसी तरह फ्लावर की बात करें टर्मिनल है या एक्सिल है। तो इस तरह से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो इसमें प्रेजेंट थे। इन कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद उसको पता चलता था कि ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं। हमें आज ये पता है कैसे, मेंडल के लॉ के द्वारा, कि अगर एक आदमी लंबा है और मान लीजिए दूसरे जो फीमेल है वो छोटी है, तो उनके होने वाला बच्चा जो है वो इंटरमीडिएट हाइट का भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। और उसके अगली आने वाली जनरेशन कैसे होगी ये हमें अभी पता नहीं था। अभी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने भी ये आने वाली जनरेशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इन लॉज ने जो बेसिक जेनेटिक्स है उसकी फाउंडेशन रखी, आज हम स्टडी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक इंटरमीडिएट हाइट वाला आदमी के बच्चे जो है लंबे नहीं हो सकते या उसके बच्चे डिवार्फ नहीं हो सकते। ये हम अभी समझेंगे कि ये कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और कुछ लॉ जो मेंडल ने दिए थे उनको हम स्टडी करेंगे। अगर हमने अभी ये समझ आ गया तो अगली क्लासेस में आपको बड़े आराम से बातें जो है वो समझाएंगे। लेकिन अगर आज अभी ये समझ नहीं आया तो फिर अगली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेंडल को पूरी तरह से समझना, उसको पूरी तरह से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और थोड़ा मेंडल की हिस्ट्री लाइफ के बारे में भी मैं बताऊंगा कि मेंडल कहाँ पैदा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते हैं। तो ये प्रश्न आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछना ही है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट बाय द मेंडल। और ये +2 या बीएससी तक भी पूछा जाता है। तो पहला ये है इजी टू ग्रो, दूसरा इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, तीसरा द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, then large number of the individual are produced by this organism, or self pollination is present in these organism, and there are the chances of cross pollination through the, if we remove the anther of this particular pea plant, so that these are the reasons। तो ये मेंडल ने सारे ये पॉइंट्स दिए थे स्टडी करने के लिए कि कैसे गुण जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ कुछ बातें मेंडल से रिलेटेड मैं अभी आपको बताना भूल गया था। मेंडल का बर्थ जो है इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेंडल का जो बर्थ है, he was born in जुलाई, ये लगता है आसान लेकिन ये नीट के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आया था 2 जुलाई 1822, क्योंकि इस आदमी की स्टडी ने पूरे विश्व में एक रेवोल्यूशन ला दिया, एक नई ब्रांच ऑफ जो साइंस को फाउंडेशन रखी थी। और इनका बर्थ जो है 22 जुलाई 1822 को हिजेनड्रॉफ में ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ जो है ये हुआ था। और ये प्रीस्ट थे और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे। और इन्होंने जो स्टडी की, ये प्रश्न नीट के एग्जामिनेशन में आया। अगर 2 साल पहले का अगर आप एमबीबीएस का एग्जामिनेशन पेपर देखें, इवन आपके ओलंपियाड में ये प्रश्न आता है कि उन्होंने कब से कब तक ये स्टडी की थी। मेंडल स्टडी 1856 से 1863, तो ये 7 ईयर 7 साल उन्होंने, ये पादरी थे, मतलब जिसको हम प्रेस्ट कहते हैं, ये मॉन्क भी हम उनको बोलते हैं। तो ये एक मोनेस्ट्री में रहते थे, वहां आसपास एक खाली एरिया था और उस एरिया में उन्होंने पी प्लांट जो है उगा करके उनके सीड्स के ऊपर उन्होंने 7 साल तक जो है ये स्टडी की। और ये प्रश्न नीट के एग्जामिनेशन में आया था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। उसके बाद मेंडल का जो काम पब्लिश हुआ था 1865 में, published his paper, research papers। ये 2-3 प्रश्न जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये बातें मतलब आपने नोट कर ली होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। Okay, now we will discuss
कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, पी प्लांट के अंदर कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, अब कैरेक्टर्स, और यहां हम लिख देते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव है। ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होते हैं। एक शॉर्ट आपके टीचर्स, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आई होप इतना आपको पता ही होगा। तो पहला कैरेक्टर जो उन्होंने लिया दैट इज सीड शेप। ये प्लांट का जो सीड था उसकी शेप क्या होती है, ये उन्होंने सबसे पहले मेंडल ने जो है वो लिया था। अब यहाँ उन्होंने डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या है, दैट इज रॉन्ग, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, रिकॉल्ड। ठीक है जी। दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी किया, सीड शेप और सीड कलर। तो सीड कलर क्या था, येलो और ये ग्रीन। उसके बाद पॉड कलर, जो बाहर की फली होती है उसको पॉड कहते हैं। तो पॉड शेप ले लीजिए पहले। पॉड शेप में इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का मतलब होता है फुल, और दूसरी होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड जिसमें धारियां सी पड़ी होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसी तरह अब हम बात करते हैं पॉड शेप की और पॉड कलर की। पॉड कलर, पॉड कलर अगर हम बात करें तो ये ग्रीन और येलो, ग्रीन येलो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसा है, या तो वायलेट होगा, वायलेट डोमिनेटिंग होता है, और व्हाइट जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह सिक्स कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन। ये फ्लावर जो है, इस प्लांट का जो फ्लावर है वो डोमिनेटिंग कौन सा होता है, जो एक्सियल होता है, और टर्मिनल, टर्मिनल जो फ्लावर जो है टिप पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये है, तो यहां से अगर ये पत्ती है, यहां से अगर ये फ्लावर निकला तो इसको हम एक्सियल बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब है ऐसा कोई प्लांट है और यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लावर पोजीशन से बारे में है। और सातवां जो करेक्टर है दैट इज स्टेम हाइट। अब टॉल जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग करेक्टर है। और डवार्फ, डवार्फ मींस छोटा, ठीक ना, तो ये क्या है, ये रिसेसिव करेक्टर है। अब आपके सामने जो है ये 7 करेक्टर जो थे पी प्लांट के अंदर, ये मेंडल ने स्टडी किए। हमें अगर पता करना है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं। अगर हमने पता करना है कि कौन सा करेक्टर अगली जनरेशन में जाने वाला है या आने वाला है, तो हमें पहले करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर मेंडल के लॉ को ध्यान में रखते हुए आज हमें पता है कि कैसे हम अगली आने वाली जनरेशन के कैरेक्टर्स को पहले ही स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 7 करेक्टर, इन पे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जामिनेशन में आते हैं। लगता बहुत आसान है, यही भी आप भूल जाओगे। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछेंगे सीड कलर, हमें लगेगा सीड कलर तो ग्रीन होता है, तो ग्रीन डोमिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये ऐसे ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। इसी तरह फ्लावर की अगर मैंने बात की कि अगर हमें पता करें कि पी प्लांट के अंदर कौन कौन से कलर के फ्लावर होते हैं, तो वायलेट डोमिनेटिंग होता है। हमें लगता है कि व्हाइट कलर की टाइप ही फ्लावर हमने देखे होते हैं। उसी तरह एक्सियल पोजीशन क्या है, वो आपकी डोमिनेटिंग है। अब बात आते हैं डोमिनेटिंग, ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम डोमिनेटिंग बोल देते हैं। एक दूसरा गुण क्या होता है, रिसेसिव।
रिसेसिव जिसमें जो कैरेक्टर हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, डोमिनेटिंग की प्रेजेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये स्वभाव, जैसे आदमी का स्वभाव होता है, कई डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, कई रिसेसिव टाइप के नेचर के होते हैं। तो इस तरह से गुणों के स्वभाव, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको मेंडल ने स्टडी किया और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन तक उसने इन्होंने बहुत सारी स्टडी की। उनके बेस पे उन्होंने कुछ लॉ दिए, जिन लॉज ने आज जेनेटिक्स की जो फाउंडेशन है उसको ले डाउन किया। तो आई होप कि आप सभी बच्चों ने इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा। तो आगे बढ़े। अब आइए अब आगे चल करके कुछ और बातें देखें। अब मेंडल ने ये सारे लॉ जो है वो लिए। तो अब एक प्रश्न और आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल के सक्सेस होने का क्या कारण थे? तो पहला कारण था बेटा, मेंडल उन्होंने क्या किया, ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट वन टाइम। पहला तो सक्सेस का कारण उसका पी प्लांट ही था, क्योंकि पी प्लांट के अंदर 7 जीन थे और अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। ये भी उनका एक सक्सेस था। ही वाज वेरी लकी। लकी नहीं, लेकिन मेंडल से पहले भी ऐसा नहीं है कि मेंडल ने इमीडिएटली पी प्लांट के ऊपर अपने आप ही काम करना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि मेंडल से पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। तो हर एक जेनेटिक्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेंडल से पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था नाइट और गॉस। ये नाइट और गॉस 2 टाइप के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया। मेंडल ने उनके काम को आगे बढ़ाया आगे चल के। तो मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया, इसलिए एक तो सक्सेस का रीजन ये भी था उसका कि पी प्लांट के ऊपर क्या थे। अब दूसरा क्या था, उन्होंने एक कैरेक्टर को एक टाइम में स्टडी किया। ऐसा नहीं कि 7 के 7 कैरेक्टर को पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक एक कैरेक्टर को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दूसरा सिलेक्शन उसका क्या था, मेंडल इंट्रोड्यूस, क्या किया उन्होंने, इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिकल, ही यूज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल बोल देते हैं, he introduced statistical analysis in his study। अपनी स्टडी के अंदर उन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिकल जो आपके क्या थे, एनालिसिस थी, मैथमेटिक्स जो था उसको इंट्रोड्यूस किया। उसने मेंडल ने इनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है मैथमेटिक्स डाला उसके अंदर, और फिर गुणों की स्टडी की कि कितने गुण जो है वो किस जनरेशन में जो है वो आ रहे हैं। पहला वन कैरेक्टर एट वन टाइम, ही इंट्रोड्यूस द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन फिजिक्स। और तीसरा था कि कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टडी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन। भाई देखिए, अच्छा साइंटिस्ट वही है जो पूरे के पूरे जो भी आपके पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, जेनेटिक रिकॉर्ड, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, उनको बड़े आराम से अपने ध्यानपूर्वक अपने पास रखना एक अच्छे साइंटिस्ट का गुण माना गया है। तो मेंडल क्या करते थे, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी, इन जनरेशन बाय जनरेशन हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते थे और उस रिकॉर्ड को बड़े ध्यानपूर्वक जो है वो स्टडी करते थे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तो दीज आर सम थिंग्स जो कि मेंडल की सक्सेस का कारण बना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहाँ पे आपको और ज्यादा आपको ये बता दूं कि मेंडल जो था, ये भी पूछा था कि मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द मेंडल, या ऐसी कोई चीज है जिसमें मेंडल के लॉ जो है प्रूव नहीं हुए। तो मेंडल अपने लॉ आगे चल करके, क्योंकि दे अभी लोगों को बताना शुरू किया था कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि मेंडल वाज पायनियर ऑफ दिस वर्क। उस टाइम पे दो लोगों को जब कुछ भी पता नहीं था तो मेंडल ने ये चीजें बताई, और आज भी वो मेंडल के कई लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ, या हम जिसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, दैट इज एप्लीकेबल टुडे। क्योंकि जो भी लॉ साइंस में बनता है उसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन तो रहती है। लेकिन ये अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें मेंडल अपने लॉज को क्या पूरी तरह से बताने में असमर्थ रहा, ही कुडंट प्रूव हिज रिजल्ट। तो एक प्लांट है जिसका नाम है हॉकवीड। हॉकवीड, ये आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या जिसको हम, इसका साइंटिफिक नेम है लिनेशियम, ठीक है। और दूसरा प्लांट था लवलव। हम इनको क्या बोलते हैं, लवलव का दूसरा नाम हम बोलते हैं तो बीन्स। बीन्स, बीन्स ना। तो ये हिरासियम में, हॉकवीड में और लवलव में अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव करने में असमर्थ थे, और मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया उस टाइम पे लोगों ने। मेंडल वाज जीनियस ऑफ हिज टाइम, बट ही वाज नॉट प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड। उनको पूरी तरह से लोगों ने उसको नहीं माना। रीजन क्या था कि उस टाइम पे दो जीनियस एट वन टाइम, दो जीनियस वहां पे काम कर रहे थे। मेंडल के कंटेम्पररी जो थे वो डार्विन थे, और सारी दुनिया जो है डार्विन के लॉ को, दैट इज लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बड़े गौर से और बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। दूसरा, मेंडल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? मेंडल ने 1865 में जो अपने पेपर पब्लिश किए वो एक लोकल जर्नल में पब्लिश किए, जो ब्रून का एक लोकल जर्नल था। लोग उस जर्नल को पढ़ते नहीं थे, उसकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। लोग मेंडल में बिजी थे, और यहाँ जो अपने मेंडल साहब थे उन्होंने जो भी अपना काम किया वो फिर उन्होंने कहाँ डाला था, एक लोकल जर्नल में डाला, तो लोगों ने ज्यादा उनको अहमियत नहीं दी। मेंडल के मरने के बाद 1900 में कार्ल कोरिन्स और कैशरमार्क, हुगो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से स्टडी किया। और जब उन्होंने स्टडी किया तब उनको मेंडल की जीनियसनेस का पता चला, क्योंकि कई बातें ऐसी थी जो मेंडल ने अपने टाइम से 100, 200, 300 साल बाद की बातें पहले बोल दी थी। तो लोग जब ऐसी कोई बातें करते तो उनके ऊपर जल्दी यकीन नहीं किया जाता। तो इस वजह से मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। पर बाद में जब लोगों ने इसकी स्टडी को पढ़ा और उसको देखा, दोबारा से टेस्ट किया, तो पता चला कि दैट पर्सन वाज वेरी जीनियस पर्सन। और फिर बाद में उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि जो है वो दी, और सर ग्रिगोर जॉन मेंडल कहा जाता है, उनको सर नाम से उनको संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे, ये जो तीन चार मैंने आपको बातें बताई कि मेंडल ने पी प्लांट लिया, पी प्लांट को सिलेक्शन के क्या काम थे, और जो उसके रीजन थे सक्सेस के वो क्या क्या थे। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट किन किन प्लांट्स के अंदर प्रूव नहीं कर पाया, ये भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बताया। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल ने पी प्लांट में लिए वो भी मैंने विस्तार पूर्वक से आपको बताया। अब हम थोड़ा सा जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं। मेंडल ने आगे कौन कौन से ला दिए उनको जरा अब हम समझते हैं। तो सेकंड इशू इज, सेकंड टॉपिक आता है, अब बिफोर वी प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, मैं कुछ आपको कुछ टॉपिक्स हम ले लेते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले, बिफोर वी गो इनटू दैट डिटेल और लॉज ऑफ मेंडल, लेट अस डिस्कस कि टर्मिनोलॉजीज में कौन कौन सी है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी पे भी आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी बात करता हूँ, एक हम बात करते हैं
कैरेक्टर की और ट्रेट की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, कई बार पूछ आता है, एक कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है? कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर को अगर हमें डिफाइन करना है, इट इज द फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक लाइन में, फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे फीचर ऑफ एक इंडिविजुअल का हाइट का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल स्टेम हाइट। अगर मैंने कैरेक्टर को समझना है, ये टर्मिनोलॉजी आएगी व्हाट आर द कैरेक्टर्स, तो फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो स्टेम की हाइट जो है एक फीचर है। अब बात करते हैं व्हाट इज ट्रेट, दूसरा प्रश्न आता है व्हाट इज ट्रेट। तो ट्रेट भी क्या है? आप अगर ट्रेट को बात करें, इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट इज डिटेक्टेबल, हम इसको कैसे लिखेंगे? इनहेरिटेबल कैरेक्टर which is डिटेक्टेबल। ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और हम उसको डिटेक्ट कर लें। जैसे हम बात करते हैं फ्लावर कलर, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर। मैं अगर बात करूंगा ट्रेट की, तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है जिसको हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कैरेक्टर की बात करता हूं तो दैट इज द फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी तरह अब एक टर्म आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखनी, एलील। व्हाट इज एलील? हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज एलील। अब इसमें क्या है? जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिंपल सी लाइन में आप लिख लीजिए अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन की अल्टरनेटिंग फॉर्म। समझेंगे? मैं जब जी अलील की बात करता हूं तो देयर इज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये मैंने एग्जांपल ले लिया कैपिटल टी कैपिटल टी। अब जो साइंस जिन्होंने ये सारे आप बच्चों ने शब्द ने ये पढ़ा होगा, इसलिए ये बातें उनको समझ आएगी जो साइंस बैकग्राउंड से ज्यादा है। अगर मैं एलील की बात करता हूं तो एक कैरेक्टर के लिए दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो पेयर, एक और दो पेयर रहते हैं। जैसे हम टॉल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो टॉल ऑर्गेनिज्म एक जीन है, टॉल जो है एक जीन है, उसके लिए दो अलील होंगे, कैपिटल टॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसका अलील दूसरा टी, तो ये वाला अलील क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा अलील क्या होगा इसका? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन है तो जीन की फॉर्म, लेकिन दूसरी फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? वी कॉल इट एज होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहां आप बात कीजिए होमोजाइगस, होमोजाइगस। when two allele of an organism are same, ऐसे लिख सकते हैं when two alleles of an organism are same, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जिसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। अब देखिए, ये डोमिनेटिंग भी हो सकती है, ये रिसेसिव भी हो सकती है। when two allele of an organism are same, तो हम इसको होमोजाइगस, ये जो कैपिटल टी है इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी जो है रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए। ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। क्यों? स्मॉल टी है इसमें, क्योंकि दोनों स्मॉल टी स्मॉल है, इसलिए इनको हम होमोजाइगस मींस एक जैसे। ठीक है? रिसेसिव का मतलब है कि स्मॉल टी है तो रिसेसिव है, कैपिटल टी है तो डोमिनेटिंग है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। अगली फॉर्म है हेटेरोजाइगस।
अगर आपने ये चीजें समझी तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये जेनेटिक्स समझने में। हेटेरोजाइगस क्या हुआ? व्हेन टू अलील ऑफ जीन आर डिफरेंट। मैं यहां इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देखिए आप, व्हेन टू अलील ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो व्हेन टू अलील ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर, अलील आर, मैंने ऐसे लिख लिया स्मॉल में, अलील आर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ये अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, कैरेक्टर, ट्रेट। अब दो और बातें आती है, एक आता है जीनोटाइप और एक आता है फिनोटाइप। अब यहां मैं बात करता हूं जीनोटाइप। जीनोटाइप तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी क्या लिखेंगे? जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। एंड व्हाट इज फिनोटाइप? ये फिनोटाइप क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली द कैरेक्टर व्हिच एक्सप्रेस देमसेल्फ मॉर्फोलॉजिकली। बाहर से अगर हम किसी आदमी को देखते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो वो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना? मॉर्फोलॉजिकल, मैं लिख लेता हूं उसको, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अपीयरेंस ये डिटेक्टेबल कैरेक्टर है, वहां से हम पता लगा सकते हैं कि फिनोटाइप क्या है इसका। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है अलील, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन के दो अलील होते हैं, कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल टी टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी स्मॉल टी हो सकता है। हम इन तीनों स्टेज को होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस बोल देते हैं। ये बातें अगर आपको समझ आएगी तब आ चल करके अब मेंडल के लॉ आपके समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, आप एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया है, बिकॉज टाइम कम है, मुझे थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल ये बेटा बहुत जरूरी चीज है। इनमें से ये आपके पीएचडी लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, व्हाट आर द लॉज ऑफ मेंडल। अगर आज में आपने समझ लिया, आपके बेसिक अगर ठीक है, तो आपको प्लस टू में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बीएससी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एमएससी और पीएचडी लेवल तक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आज आपको ये समझ नहीं आया तो आगे भी ये आपकी समझ से बाहर रहेगा, इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसको समझने के लिए मेंडल ने हम बताएं, मेंडल के 3 लॉ हैं। मैं आपको पहले इसके बारे में सिंपल बता दूं। पहला था बेटा उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मैं यही आपको समझा रहा हूं। डोमिनेंस का मतलब है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इट स्टेट दैट one the character which express themselves in the next generation, that is called as dominant, and the character which does not express itself, that is called as the recessive. तो डोमिनेंट जो भी चीज होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और जो रिसेसिव चीज होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, उसके गुण जो है बाहर दिखेंगे। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सिंपल भाषा में आपको मैं इसको समझा रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां एग्जांपल दूं आपको समझने के लिए, ये देखिए आप, ये एक बहुत लंबा सा इंसान है, मेल है, ये मेल पर्सन है, और इसकी मैरिज जो है वो एक दवा छोटी किडनी फीमेल से जो है वो हो जाती है। ठीक है बेटा, अब आगे चल करके इसके गैमीट बनेंगे और इनका क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन बनेगा।
ये टॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये लंबे के गुण है, ये छोटे के गुण है। ठीक है, अब आगे चल करके ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है टी और टी। तो अब ये वाला जो इसका आगे वाली जो संतान होगी वो कैसी होगी? तो यहां ये बोल रहा है कि अगर ये कैपिटल टी इसके साथ आ रहा है तो ये वाले भी क्या होंगे? दे आर टॉल। अगले बच्चे भी टॉल होंगे, लेकिन ये किस टाइप के टॉल होंगे? हेटेरोजाइगोट। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगोट। प्योर लाइन टॉल नहीं होंगे, हेटेरोजाइगोट होंगे। अब यही करेक्टर टॉल जो है, अगर हम मान लो हम इसको इसी की आगे मैं थोड़ा समझाने की आपको बता दूं, इस टी की शादी एक ऐसे ही इंडिविजुअल के साथ हो जाती है, दोनों लगभग सेम सेम हाइट के हैं, दो लोगों की शादी होगी। अब क्या आगे आने वाली जो संतान होगी किस प्रकार की होगी? कितने आदमी लंबे होंगे, कितने आदमी इंटरमीडिएट होंगे और कितने आदमी छोटे होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो अब आप देखिए, मैंने इनकी सेल्फिंग की, तो अब आगे आने वाले में हम क्या करते हैं, इनका एक चेकर बॉक्स या पूरी स्क्वायर बना देते हैं, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर हम इनको क्रॉस करते हैं कैपिटल टी क्या बनाएंगे आगे चल करके? ये देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी। हेलो, अब ये देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये देखिए यहां से ये देखिए, तो ये यहां हो गया, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज स्मॉल टी एंड दिस इज स्मॉल टी। अब अगर हमें इसको दिखाना है कि ये कैसे वर्कआउट करेंगे, तो ये क्या है? ये प्योर लाइन टॉल है, बिल्कुल प्योर टॉल। ये जो दो दिखा रहा हूं मैं, ये हेटेरोजाइगोट है, और ये जो मैं तीसरे वाला आपको दिखा रहा हूं ये चीज, ये द्विवार्ष होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम फिनोटाइपिक रेशो अगर हम इसकी लिखें यहाँ पे, फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइप में कितने टॉल होंगे? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। क्यों? डोमिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ यहाँ आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, जहां भी कैपिटल टी आएगा वो डोमिनेटिंग होंगे। तो तीन क्या हो गए? थ्री इज दे आर टॉल, और एक कैसा होगा? शॉर्ट होगा। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो है, मींस तीन संतान उसकी लंबे टाइप में होंगी और एक जो है बिल्कुल छोटे साइज की होगी। ये आपका क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको हम बोलते हैं। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेट मी से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दो लॉ जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से प्रूव होते हैं। ये वाला जो लॉ है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड, इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसमें उसे प्रूव होगा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको भी समझा दिया। ये दोनों लॉ को बस यही है, इन दो लॉ को एक बार हम देखेंगे क्योंकि इनका चेकर बॉक्स बनता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे। मैं एक ही इससे ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही आपको पूरी चीजें बता रहा हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे टॉल पेरेंट्स हैं, इनको हमने क्रॉस किया दवार के साथ, तो हम इसको लिखेंगे ये P1 या पेरेंट्स लिखते हैं हम इसको। सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमीट्स। तो गैमीट्स में ये दो गैमीट हैं, गैमीट बनने में दो अलील का एक अलील इसका आ जाएगा और दूसरा अलील इसका आ जाएगा। इसके बाद गैमीट के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आती है जिसको हम F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोल देते हैं, दैट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t। इसकी अब हम करते हैं सेल्फिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। अब सेल्फिंग में ये देखिए आप ऐसे वही कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले जो चीज है
ये हम फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम मेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बना वो बना कैपिटल टी, कैपिटल टी। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म बना दैट इज, तो हम दिखाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो लास्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास अभी बन के आ रहा है दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब हम इसके बेस पे, मैंने अभी आपको फिनोटाइपिक रेशियो इसकी बता दी थी, दैट इज 3:1। और जीनोटाइपिक जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइपिक रेशियो ये बनेगी आपकी 1:2:1। अब ये क्या है जीनोटाइपिक रेशियो 1। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, आप ये देखिए, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये प्योर टॉल होगा, होमोजाइगस टॉर्सिन। ये दो जो है 2, दिस एंड दिस, ये क्या है, दीज आर हेटेरोजाइगोट ऑर्गेनिज्म। और जो स्मॉल है ये A1 जो आपको दिखा रहे हैं ये डिवार्फ होगा। तो इसके जो जेनेटिक मेकअप बनेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दैट इज 1:2:1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट one allele get segregated from the parents respectively and form the heterozygote। जब भी गैमेट फॉर्मेशन जब बनने हैं तो दो अलील में से एक करैक्टर आ जाता है। मान लीजिए फादर है, आधा करैक्टर गुण जो है फादर का आएगा, इसमें से आधे करैक्टर मदर के आएंगे, और F1 जनरेशन जो बनेगी उन दोनों में दोनों की मिक्सिंग गुणों का जो है वो मेल होगा। तो ला, यहाँ एक प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी है, which law of Mendel is still present, still valid? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भाई गैमीट ने हमेशा अलग होना है। जो ये मेल है इसके ये स्पर्म है तो मेल का स्पर्म आएगा और फीमेल का क्या आएगा, ओवा आएगा। दो एक जीन के दो अलील होते हैं, ये जैसे टॉल के अलील हैं, ये ड्वार्फ के अलील हैं। इन दोनों में से एक कैरेक्टर फादर का, एक कैरेक्टर मदर का। ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। आज अगर हम बोले कि मेंडल की कौन सा लॉ जो वैलिड है आज भी, जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक बार आई विल टेक योर 5 मिनट्स, बिकॉज अगर ये नहीं कराया तो फिर जेनेटिक्स की बातें आपको समझ नहीं आएगी। थर्ड लॉ है हमारा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई विल टेक ओनली 2 or 3 मिनट्स ओनली। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर, पेयर ऑफ कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं, तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। अब हम इसको यहाँ ये समझते हैं, मैंने राउंड सीड लिए और येलो कलर के सीड पी प्लांट के लिए, ठीक है। इनका क्रॉस मैंने किसके साथ कराया, ग्रीन रिंकल्ड सीड, ग्रीन रिंकल्ड सीड के साथ मैंने इनका क्रॉस कराया। आर स्टैंड फॉर राउंड, वाई स्टैंड फॉर येलो, दिस स्मॉल स्टैंड फॉर रिंकल्ड और दिस स्टैंड फॉर ग्रीन कलर। ये जब भी हम इस क्रॉस को करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ P1 लिखना होता है, ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के बाद इनके क्या बनेंगे आगे, गैमीट। ये समझेंगे तभी आपको जेनेटिक्स की बातें समझाएंगी। तो दो पेरेंट्स में मैंने बोला दो कैरेक्टर में से, दो अलील में से एक अलील आगे गैमीट में जो है आता है। इसी तरह येलो का जो कैरेक्टर है वो वाई आएगा। यहाँ दो आर में से एक आर आ गया, दो स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई आ गया। इसके बाद आती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब यहाँ जो हमारे पास बनेगा वो ये आर और ये आर आपस में क्रॉस करेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो है आपस में क्रॉस करेंगे। अब ये हमारे पास F1 जनरेशन बन गई।
F1 जनरेशन की हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, इनको आपस में क्रॉस कराते हैं। भाई इसी तरह के ऑर्गेनिज्म की अगर आपस में मेटिंग हुई, शादी हुई, तो आगे बच्चे किस प्रकार के होंगे, देखना आप इसकी सेल्फिंग करने के लिए। तो अब सेल्फिंग हुई, अब अगेन क्या बनेंगे, इसके गैमीट्स बनेंगे। और गैमीट्स में अब आप देखिए यहां क्या गैमीट्स बने, ये आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसकी इसके साथ क्रॉस होगा, फिर इसका इसके साथ क्रॉस होगा, दैट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसे लिखिए। ओके, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अब आर कैपिटल आर और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ये हमारे पास इसके 4 गैमेट जो है इसके बन गए। Let me make this checker box, we call it as a Punnett square. अब आप ये देखिए 1 2 3 और 4, ऐसे 1 2 3 और 4, ये देखिए ये गैमेट we call it as ry, then we have small r, capital Y, then capital R, small y, and then we have small r and y. इसी तरह को भी हम ऊपर ऐसे लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। अब इनको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, उसके बाद कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, R स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, this is small r, capital Y, and then Y. This is here ऐसे, okay, capital R, small r, capital Y, small y, R, small y, small y, R, small r, small y, small y. यहाँ पे capital R, capital Y, small y, small r, capital Y, small y, R, small r, small y, small y, और यहाँ स्मॉल r, स्मॉल y। देखिए ये आपका पुनिट स्क्वायर है। अब इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगी 9:3:3:1 रेशियो जो है, ये हमारी फिनोटिपिक रेशियो है। और जो जीनोटिपिक की रेशियो करें हम, वो है 1:2:1:2:4:2:1:1। ये आपको याद करनी है। जब आप पूरा इस फॉर्म में आप इसको करके दिखाएंगे तभी आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट है कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मेल के ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर्स ऑटोसोम के होते हैं और एक पेयर जो है वो किसका रहता है, एक्स क्रोमोसोम का रहता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट में अभी आपको बताऊं, जो क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द 46 क्रोमोसोम, 22 इसमें से 22 पेयर ऑटोसोम रहते हैं, 1XY मेल के अंदर और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम। XY जो है ये डोनेट करता है मेल को
और XX जो है वो डोनेट करती है फीमेल को। अगर हम बात करें फीमेल की तो 2XX जिसका क्रॉस हम X और Y के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आगे ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो जिसका इसके साथ XX, ये भी आधे फीमेल के बनेंगे, आधे मेल कैंडिडेट हैं वो बनेंगे। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये फीमेल के हैं और ये दो कैरेक्टर जो हैं ये मेल के बनेंगे। फीमेल के लिए XX क्रोमोसोम लिखते हैं, मेल के लिए XY क्रोमोसोम करते हैं। तो अगर हम फीमेल और मेल का क्रॉस करें तो आधी प्रोबेबिलिटी फीमेल के बनने की है, आधी प्रोबेबिलिटी मेल के बनने की है। तो मेलनेस एंड फीमेलनेस डिपेंड्स अपॉन Y क्रोमोसोम। इसमें फीमेल, कई बार हम फीमेल को दोष देते हैं कि भाई हर बार बेटियां पैदा हो रही हैं, इज यू हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, बट फीमेल आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर maleness and the femaleness. It is the male candidate who is responsible for the maleness and the femaleness. I hope कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा, और ये जब तक आप इस लेवल पे इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक चीजें आपके जेनेटिक्स जो है वो इतनी आसान नहीं है। जीन इंजीनियरिंग बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जब जेनेटिक कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसमें बच्चा पैदा होने के 20 साल बाद जो है वो मर जाता है, तो इन बीमारियों का इलाज नाइट ब्लाइंडनेस है, टर्नर सिंड्रोम है, कैलेनफेल्टर सिंड्रोम है ना, टर्नर कैलेनफेल्टर डाउन सिंड्रोम है, इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारी बीमारियां जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो हीमोफीलिया की हम बात करते थे, वो विक्टोरिया के टाइम में, रानी विक्टोरिया की फैमिली में भी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। कैसे जाएगी, ये क्रॉस जब हम करते हैं उस क्रॉस को समझ के हमें पता चल जाता है। अगर आपकी शादी किसी एक हीमोफिलिक फीमेल के साथ हुई है तो आगे आने वाले बच्चे आपके हीमोफिलिक कितने % हीमोफिलिक होंगे और कितने नॉर्मल होंगे। तो ये सारी जो स्टडी हमें सीखने को मिलती है, दैट इज थ्रू द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। आई होप यू हैव एंजॉयड माय क्लास। थैंक यू वेरी मच।